ज्यादा नहीं, बस अब थोड़ा सा ही और इंतजार कर लो ट्राइबल चीफ को वापस देखने के लिए। कंसिडरिंग जो आज बातें बोली हैं पॉल हेमन एंड सेथ रॉलिंस ने, इनका तो मुंह फूटने वाला है अच्छे से। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, जो कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से पहले आखिरी शो था। और यहाँ पर भी स्टोरी लाइन की जो प्रोग्रेशन है वो काफी अच्छी खासी हुई है। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो करते हैं हमारे सेथ रॉलिंस अपनी पूरी गैंग के साथ। हमेशा से ही उनका ब्रीफकेस के साथ आना, अपने लॉन्डो के साथ आना वो बहुत ज्यादा कूल लगता है। और ब्रीफकेस का कोई कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि क्या पता सेथ रॉलिंस इतना रंगीला आदमी है तो हो सकता है कि अपने कपड़ों के साथ वो ब्रीफकेस को मैच करके आए। लेकिन फिर अगेन इतना सारा तो मेहनत सिर्फ ब्रीफकेस बनाने में नहीं कर सकते। इसके बाद सारे के सारे लोग जो है रिंग में आते हैं। सेथ रॉलिंस ने पॉल हेमन से माइक मांगा और ये स्टाइल बिल्कुल रोमन रेंस के जैसा ही लगता है हर बार, लेकिन कुछ यहाँ पे अलग हुआ। और क्या हम इसको टीज मान सकते हैं? होता क्या है कि ब्रॉन ब्रेकर ने वो जो माइक है वो सेथ रॉलिंस के, मतलब सेथ रॉलिंस को जाने वाला था, लेकिन उन्होंने उसको अपनी तरफ कर लिया और बड़े ही गुस्से में वो आगे जहां पे हार्ड कैम होता है उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि ब्रॉन ब्रेकर को काफी कुछ बोलना है। उस पॉइंट पे सेथ रॉलिंस का रिएक्शन कुछ ऐसा नहीं था कि जैसे उनको कोई बहुत इससे प्रॉब्लम हुई है, वो ऐसा था कि अरे भाई क्या हो गया है, क्या कर रहा है, मतलब थोड़े चिल मोड में ही लगे थे सेथ रॉलिंस। ब्रॉन ब्रेकर होते हैं माइक पर और कहते हैं कि इस समय मैं यहाँ पे इन सारे बंदों के साथ खड़ा हूं क्योंकि हम सारे लोग मिलकर विजन देखते हैं कि आने वाले जो 2 दशक, जो 2 डेकेड होने वाले हैं उसमें इस कंपनी का फेस मैं होऊंगा। मेरा भी एक विजन है और वो ये है कि सैमी ज़ेन के बिना चाहिए मुझे WWE। ये सैमी ज़ेन को तो भाई बहुत गंदा वाले उन्होंने रोस्ट किया, उनकी दाढ़ी का मजाक उड़ाया, उनके जो उनको लेके जो लोग चैंट करते हैं उसका उन्होंने मजाक उड़ाया, जो गाने गा रहे होते हैं। एक पॉइंट पे तो ब्रॉन ब्रेकर की वॉइस ही क्रैक हो गई और आई थिंक इस वजह से उन्होंने उसको कवर अच्छा किया। मतलब वॉइस जैसे उनकी क्रैक हुई तो उन्होंने उसको ऐसे किया कि जैसे कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गया तो वो बोलना ही चुप कर जाते हैं। उस टाइम पे पीछे सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन का रिएक्शन देखना बहुत ज्यादा फनी था, क्योंकि वो ऐसे देख रहे थे कि अरे भैया लौंडा गरम दिमाग का है, भड़क गया, तो वैसा वाला कुछ रिएक्शन आ रहा था दोनों का। इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम सैमी ज़ेन को चीयर करते क्यों हो, क्योंकि वो एथलेटिक है, किसके जैसा, एक डेड फिश के जितना, वो बंदा तो कभी जिम भी नहीं जाता, ऐसा करके उन्होंने सैमी ज़ेन को बोला। और सैमी ज़ेन की अगर आप पूरा हुलिया देखोगे, उनकी फिजिक देखोगे तो बहुत सारे लोग उनको बोलते भी हैं वैसे कि भैया थोड़ी बॉडी वॉडी बना ले तू, लेकिन अगेन हर सुपरस्टार के लिए चीजें अलग वर्क करती है, तो ये चीज बोलना थोड़ा पर्सनल किस्म का हो गया था। तो क्योंकि आज इनका मैच होने वाला था इसलिए वो बोलते हैं, और यही कह रहा था कि जब तू अब रिंग में आने वाला है ना तो तेरी जो कहानी है वो मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो जो माइक है वो जाता है सेथ रॉलिंस के पास में, लेकिन सेथ रॉलिंस के पास से भी वो ब्रॉनसन रीड के पास पहुंच गया है। बस सेथ रॉलिंस ने पूछा हाँ भैया ब्रॉन ब्रेकर ठीक है ना, तो दिमाग ज्यादा गर्म तो नहीं हो गया? अब इसके बाद ब्रॉनसन रीड की बारी आती है बोलने की, और वो कहते हैं कि मैं वही बंदा हूं जिसने 6 सुनामी मारी सेथ रॉलिंस को। ये बात पता नहीं क्यों भले ही देख के ऐसा लगता है कि सेथ रॉलिंस बहुत इजी ले रहे हैं, लेकिन शायद ये इजी नहीं है, क्योंकि वो दिमाग में कहीं ना कहीं उनके चढ़ी हुई है। हालांकि ब्रॉनसन रीड इसको बोलते इस तरीके से है कि क्योंकि मैंने इतनी सारी सुनामीज लगाई सेथ रॉलिंस को तो इसकी वजह से वो मेरी इज्जत करने लग गया है। और वो कहते हैं कि यही सुनामी ठोक ठोक के वो जो रिस्पेक्ट है उसको भी डालेंगे जे ऊसो में, क्योंकि आज जो है उनका भी मैच होने वाला। कहते हैं वो बंदा रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं यही करने वाला हूं। इसके बाद अब फाइनली सेथ रॉलिंस के पास माइक आता है, लेकिन वो माइक फिर से पॉल हेमन के पास अब चला गया। और जरा पॉल हेमन को देखना, जब बंदा माइक पे बोलने वाला तो उससे पहले वो कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था कि अब मेरी बोलने की बारी आई है। तो वो पॉल हेमन की फिर यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन करके कहानी शुरू होती है। आज का एजेंडा बताते हैं, कहते हैं पहले सैमी ज़ेन को ठोकेंगे, फिर उसके बाद ब्रॉनसन रीड और जे ऊसो का मैच है। आई हैव द लव फॉर माई फॉर्मर ब्लड लाइन मेंबर। और इसके बाद की जो लाइन थी वो बिल्कुल कंफर्म करती है भाई कि इस वाली स्टोरी लाइन में रोमन रेंस की वापसी होने वाली है, और वो बहुत जल्दी होने वाली है। बहुत जल्दी मतलब बहुत 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 जल्दी। वो रोमन रेंस के बारे में लाइन बोलते हैं कि लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, रोमन रेंस डजंट हैव बॉल्स टू कम बैक एंड स्टेप अप अगेंस्ट अस। तो ये वाली जो लाइन बोली गई है इसको बोल सकते हो कि ये पूरा बीज बोया गया है, या बीज तो बहुत पहले बो दिया है, अब इसे फलाना शुरू हो चुके हैं और वो फल बहुत जल्दी गिरने वाला है। और वो कौन होगा? वो रोमन रेंस होगा। पता नहीं किस एंगल से मैंने इसको बोला, बट यू गेट इट कि किस तरीके से WWE की स्टोरी लाइन में हम ऐसी बातों को यूज होते हुए देखते हैं, और WWE उन चीजों पे बिल्ड करती है। फिर उसके बाद जो है क्लाइमैक्स आता है और जो धमाका है वो होता है, एंड देन वहां पे क्राउड की तरफ से भी लाउड OTC वाले जो चैंट्स हैं वो लग रहे थे। तो इसके बाद OTC वाले चैंट्स के ऊपर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं OTC इज MIA, मतलब कि मिसिंग इन एक्शन। और जे ऊसो के साथ भी हम लोग यही करने वाले हैं। और आज की सबसे बड़ी न्यूज ये है
कि सेथ रॉलिंस जो कि है बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन। यार ये कहीं ना कहीं लाइन किसी बंदे के लिए सुनी हुई लग रही है। पॉल हेमन पता नहीं ऐसा किसी और के लिए भी बोला करते थे। आगे वो कहते हैं कि द मैन हु बीट रोमन रेंस एट रेसलमेनिया, ये पेंटा के अगेंस्ट जाने वाला है। फिर वो पता नहीं कुछ स्पेनिश में ही बोल रहे होते, वो तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उनका कहना ये था कि जब उसको स्टॉर्म पड़ेगा ना तो वो अपने वो जो स्टूपिड हैंड साइंस हैं वो जिंदगी में दोबारा से नहीं कर पाएगा। दैट इज नॉट अ प्रेडिक्शन, दैट्स अ स्पॉइलर। ऐसा करके पॉल हेमन ने भी अपनी बातें खत्म कर दी। अब इसके बाद बड़ा फनी सा छोटा सा ही काम किया सेथ रॉलिंस ने। वो बस माइक जब आता सेथ रॉलिंस के पास, कहते हैं यार तुम लॉन्डन ने तो सब कुछ ही कवर कर लिया, लगता है अब एक ही बात बोलने के लिए रह गई है, और वो कहते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। तो ये बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर किया और ये बताता है कि ये पूरा ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि बस जैसे आज सेथ रॉलिंस को क्या ही बोलने को मिला, लेकिन अगर आप सेथ रॉलिंस के सिर्फ रिएक्शन ही देख लोगे तो वही पूरी उस कहानी को भी बयां कर रहा था कि पहले ब्रॉनसन रीड को, सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर को मौका मिला, फिर ब्रॉनसन रीड को मिला। पॉल हेमन तो अपना बोलते ही और सेथ को लगा यार इनफ तो हो गया, तो बोलने की क्या ही जरूरत है। तो ये हर एक बंदे की इंपॉर्टेंस उस ग्रुप के अंदर दिखा रहे हैं, और ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है जब आप किसी अच्छी स्टोरी लाइन की बात करते हो। तो ये किक ऑफ सेगमेंट तो देखो मुझे बड़ा पसंद आया। इसके बाद शो पर हमको बैक स्टेज से सेगमेंट दिखता है जहां पे फिन बैलर अच्छे से जो पूरी जजमेंट डे की बेल्ट्स हैं उनको चमका रहे हैं। और भाई इन लोगों ने क्या किया है, लिव मॉर्गन का इन्होंने जजमेंट डे के क्लब हाउस के अंदर एक ऐसा सेक्शन बना दिया जिसको देख के ऐसा लगेगा कि यार ये अब इस दुनिया में नहीं है क्या, ये तो इस तरीके से श्रद्धांजलि सी दे रहे हैं लिव मॉर्गन को। लेकिन वो रकेल रोड्रिगेज को जलाने के लिए था, या फिर फिन बैलर की आपको पता है हरामी हरकतें चली रही है बहुत टाइम से, रॉक्सैन ने वो बनाया हुआ होता है, कहता है ये डोमिनिक के लिए हम लोगों ने बनाया है। फिर रकेल कह रही है वो जल्दी आ जाएगी, नहीं वो फिन बैलर कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा यार, मेरे को भी 8 महीने लग गए थे। तो फिन बैलर का भी जो कैरेक्टर है बड़ा अलग सा इन्होंने बना दिया। जब आप देख के ऐसा लग रहा है कि वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, बल्कि वो ज्यादा माइंड गेम्स खेल सकता है। बाकी एक केक भी था वहां पे जिसपे लिखा था गेट वेल सून, और वो कहते हैं तूने बनाया नहीं, किसी ने नहीं बनाया, और उसमें लिखा था फ्रॉम एजे। पता नहीं एजे सुनते मेरे दिमाग में एजे ली क्यों आई पहले, लेकिन वो एजे स्टाइल्स बना के गए थे। और उसके बाद जो एजे स्टाइल्स फनी वे में से झांक के देख रहे थे डोमिनिक पे, वो देखने में बहुत मजा आया। और डोमिनिक भी फिर अपना जो नोट है डॉक्टर का जो भी उन्हें लिखवा के लाए कि मैं मेडिकली फिट नहीं हूँ, उसको दिखा रहे होते हैं। तो चलो ये स्टोरी लाइन तो बना ही रहे, अच्छा है, भले ही अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो इस तरीके से स्टोरी लाइन को आगे चला रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद शो पर कायरी सेन वर्सेस रॉक्सैन का मैच था। बैकस्लाइड पिन करके ये मैच जीत गई कायरी सेन, और उसके बाद रकेल ने आके अटैक कर दिया। आस्का उनको बचाने के लिए आई है, जिस वजह से अब वो जो फेटल 4 पे मैच होगा एवोल्यूशन में, उसके अंदर कबूकी वॉरियर्स रिप्रेजेंट करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ से। तो ऐसा करके जो स्टोरी लाइन है उसको दिखा रहा है, अच्छा भी है। आस्का एंड कायरी सेन को देख के ये जो जापानीज रेसलर्स हैं इनकी वाइब अलग होती है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बड़ा होलसम सा माहौल बन गया कि अरे यार जिंदगी में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, कितने खुश ये सारे बंदे हैं। और जब टीवी पे आते हैं तो ये ऑडियंस को भी वैसा फील करवा देते हैं। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का, और सैमी ज़ेन की एंट्रेंस के टाइम पर ही जो अटैक है वो लॉन्च कर दिया कैरन क्रॉस ने। अगेन वो एक पाइप लेके आते हैं, उससे उन्होंने उनको मारा, और पहली जो हालत है वो सैमी ज़ेन की खराब हो गई थी। और ये जो सेगमेंट है ना, ये जो मंडे नाइट रॉ चलती है नेटफ्लिक्स में, जब ब्रेक आ जाता है उस टाइम पे था जहां पे कैरन क्रॉस के लिए वी वांट क्रॉस के बहुत तगड़े वाले चैंट लग रहे थे, यहां पे भी लग रहे थे। और बिल्कुल एंड में जाके उन्होंने स्कारलेट को किस किया, और आई थिंक मैंने उनको कभी ऐसे किस करते हुए देखा नहीं स्कारलेट को, जबकि वो उनकी रियल लाइफ पार्टनर ही है। उस एंगल को डब्ल्यूडब्ल्यूई अब तक होल्ड करके रखती थी, बट शायद अब क्या उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया है वो एक अलग बात है। पता नहीं मैंने इसको भी मेंशन क्यों किया, बट मुझे पहली बार देखा ऐसे करते हुए कि वो टीवी पे डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे ऐसा कर रहे हैं। तो उसके बाद मैच अभी शुरू होता है जो है, और हालत क्योंकि पहले खराब थी सैमी ज़ेन की, तो पहले एक मिड एयर वाला स्पीयर मारा, फिर एक उधर रिंग साइड पे स्पीयर मारा, फिर पता नहीं 4-5 बार तो वो घूमते उन्होंने स्पीयर मारा। और यार थोड़ा ऐसा लगता है ब्रॉन ब्रेकर को देख के कि अपनी स्पीड कम कर लो या फिर अपना इंपैक्ट कम कर लो, कभी कभी किसी दिन किसी की जो आधी रिब है वो ही ना उड़ जाए। जिस तरीके से ब्रॉन ब्रेकर उसको हिट करते हैं, ऑब्वियसली फिर मैच में पिन करके ये मैच जो है वो ब्रॉन ब्रेकर जीत चुके हैं। बाकी बैक स्टेज से एक सेगमेंट भी था फिर उसके बाद जहाँ पे ये बैठे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि यार अब लोगों को तो लगेगा, ब्रॉन ब्रेकर कह रहे हैं कि यार मैं अपने दम पे जीत ही नहीं पाया, तो वो कहते हैं नहीं नहीं भाई तूने अच्छा काम किया, तो ऐसा करके वो बता रहे होते हैं। फिर ये भी पता चला कि सैमी ज़ेन इंडेफिनेटली अब आउट ऑफ एक्शन हो चुके हैं, यानी कि MIA वो होने वाले हैं, तो कुछ टाइम तक वो हमको दिखेंगे नहीं। शायद वो उनके बड़े रिटर्न की तैयारी भी हो सकती है, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहा कि भैया तुम थोड़े टाइम के लिए साइड हो जाओ। एक सेगमेंट और था बैक स्टेज से न्यू डे का, काले कपड़ों में वो है बिल्कुल जैसे किसी शोक सभा के अंदर आए हुए हैं, और क्योंकि वो शायद टाइटल हार चुके हैं इसी बात का वो जो दुख है वो मना रहे हैं। पता नहीं मुझे अब क्यों लग रहा है कि यहाँ पे अब अच्छी पोटेंशियल है कि ये टैग टीम टाइटल गए ना न्यू डे के पास से, तो अब नए सिरे से इनके साथ कुछ पकाना शुरू करो। बाकी बेकी लिंच ने भी बोला कि यार एक बढ़िया चीज तुमने करी कि बिगी से तुम हट गए, बहुत ही बेकार बंदा था, ऐसा बेकी लिंच ने बिगी के बारे में बोला, ऑब्वियसली अपने कैरेक्टर की वजह से। इसके बाद जो अगला सेगमेंट था वो बेकी लिंच का
का ही था। और विमेंस डिवीजन में भाई क्या कमाल का काम कर रही है तीनों ही सुपरस्टार, मजा सा आ गया बिल्कुल देख के। सबसे पहले बेकी लिंच आती है, वो कहती है कि यार ये क्या हो रहा है, हर किसी को तो अपना मैच पिक करने का मौका मिला, मेरे को दो लूजर्स के साथ लड़ना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है इन दोनों की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर अकेले मेरे से लड़ने आ गए तो ये मुझे हरा नहीं सकते, इसलिए ट्रिपल थ्रेट मैच बना रहे हैं। इसके बाद बेली का म्यूजिक हिट होता है, वो बड़े ही गुस्से में माइक लेके आगे बढ़ रही होती है। उसके बाद लायरा वाल्कीरिया का म्यूजिक हिट होता है, वो भी बड़े गुस्से में आती हैं। और लायरा वाल्कीरिया बोलती हैं कि क्या बक रही है इतने टाइम से, ये जो तेरे पास टाइटल है मेरा टाइटल है। फिर बेली कह रही है क्या मजाक चल रहा है ये, अगर लायरा वाल्कीरिया तू होती ही ना तो ये टाइटल जो है मेरे पास आ जाता। फिर लायरा वाल्कीरिया बोलती है कि तू भी बेली ना फ्रेंडशिप को लेकर इतनी सीरियस नहीं है, जब भी टाइटल की बात आती है ना तो तू भी इसी लड़की की तरह है। वो बेकी लिंच की बात कर रही होती है कि कैसे तुम गोल्ड के पीछे भागते हो। वो गोल्ड डिगर वाली चीज यहाँ पे फिट हो रही थी, वो अगर बोल देते तो आई थिंक वो टर्म बड़ी मस्त लगती है यहाँ पे, हालांकि उसको अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करता है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड डिगर होने का मतलब हो जाता कि WWE चैंपियनशिप को चेज करना एट एनी कॉस्ट। इसके बाद वो बोलती है कि ये जो टाइटल है ना लायरा वाल्कीरिया, मुझे रेस्क्यू करना है तुम दोनों से, तुम दोनों मैसिव डिसअपॉइंटमेंट से। बेली ने उस बात पे ना थोड़ा बिच भी बोल दिया उनको कि तूने कैसे ये बेकी लिंच का हाथ उठाया था। उसके बाद वो बेली को पंच करने के लिए जाते हैं, जो कि बेकी लिंच को लग जाता है। फिर ये तीनों लड़ रही हैं और एंड में स्टैंड टॉल किया लायरा वाल्कीरिया ने अपनी, जब उन्होंने दोनों को फिनिशर लगाया और एक बार और उन्होंने बेकी लिंच के हैंड को रेज किया, कहते हैं ये आखिरी बार है जबकि जरा हाथ रेज हो रहा है, क्योंकि इसके बाद अब सीधा एवोल्यूशन शो होगा और वहां पे जाके वो ऐसा कहना चाहते हैं कि वो टाइटल जीत जाएंगे। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इस मैच का जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट होता है मैच जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का। जे ऊसो की वही ईट वाली पूरी एंट्रेंस है, समा उन्होंने कॉन्सर्ट वाला पूरा बांध दिया है। आज बंदा शॉर्ट्स में आया था, उसने जो पूरी पैंट्स है वो नहीं पहनी थी, और मैच भी शायद बहुत छोटा था, तो लगाया क्या ही पूरी मेहनत करो पैंट डालने की, ऐसी पहन के निकल के आ जाता हूँ। क्या होता है कि चेयर के ऊपर जे ऊसो ने बैठा दिया था ब्रॉन्सन रीड को, और उसके बाद तो सुपर किक मारते हैं, उसकी वजह से ब्रॉन्सन रीड गिर गए। लेकिन अब जब जे ऊसो बाहर कूदने के लिए आते हैं, भाई वही चेयर वो भारी भरकम सी होती है थोड़ी, उसको उन्होंने सीधा जे ऊसो पे ऐसे फेंक के मारा। डिस्क्वालिफिकेशन में मैच एंड हो गया। एक सुनामी लगाई, उसके बाद दूसरी सुनामी उन्होंने लगाई। अब तो यार एक दो सुनामी ऐसा लगता है कि ब्रॉन्सन रीड के लेवल के हिसाब से थोड़ी कम सी है, थोड़ी ज्यादा अगर सुनामी मारोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ भैया तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया। बट अगेन ये इसलिए भी है क्योंकि WWE शायद जे ऊसो को एक्शन से बाहर नहीं करना चाहती। अगर दो से ज्यादा लगाया तो फिर थोड़ा प्रेशर भी बन जाता ना यार कि जे ऊसो इतनी सुनामी झेल गया, ये तो नहीं झेल पाया था इतने टाइम तक। सुनामी अगर ज्यादा बार लग जाए तो इसका मतलब कि बंदे की छुट्टी हो रही है। और देखो भाई WWE ने सैमी ज़ेन को हरवा दिया, लेकिन जे ऊसो का मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड करवाया है अभी भी, तो प्रोटेक्ट तो अभी भी पूरा कर रहे हैं जे ऊसो को। नेक्स्ट मैच आता है एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस ड्रैगन ली का। भले ही चैट गेबल गायब है, लेकिन किसी तरीके से WWE ने मैनेज कर लिया है एल ग्रांडे अमेरिकानो को लाने के लिए। अब तो वैसे वो बोल भी रहे हैं कि चैट गेबल नहीं है तो ये कौन है, अच्छा लुडविग काइजर है, ऐसे करके एल ग्रांडे अमेरिकानो फिर से मैच जीत गया है। ये दूसरा वाला वर्जन है भले ही उसका, लेकिन जीतने का तरीका वैसे ही था जब वो अपने सिर के अंदर है वो मेटल की कुछ तो प्लेट डाल देते हैं, और वो हेडबट काफी बढ़िया था, हवा में उड़ते हुए जो मारा उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी तरीके से किया, और एल ग्रांडे अमेरिकानो फिर ये मैच भी जीत गए। इसके बाद शो पर नेक्स्ट आती है एक तूफानी चीज, और ये तूफानी चीज थी गुंथर एंड गोल्डबर्ग का सेगमेंट। सबसे पहले गुंथर आते हैं और कहते हैं एसएनएमए में अब मैं गोल्डबर्ग के अगेंस्ट में टाइटल डिफेंड करने वाला हूं। और भाई ये बंदा देखो कितना डरपोक है, गोल्डबर्ग क्या बंदा है। मैंने वर्बली इसके बारे में इतनी घटिया घटिया बातें बोली और इसने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो इससे क्या पता चलता है तो बहुत ही डरपोक किस्म का है। अब ऐसी बातें बोलते बोलते अरीना में एक साउंड आता है जो कि एक कार चलाने का था, और उसको ड्रैग करते हुए एक बंदा निकल के आता है जो कि थे बिल गोल्डबर्ग। और वहीं से वो जो एंट्रेंस है भाई, क्या ऑरा फील होगा आपको गोल्डबर्ग को ऐसे देखने में। मतलब वो निकल के आए कार से, उसके बाद सीधा अरीना में अपनी एंट्रेंस कर रहे हैं। वो सिक्योरिटी वाले बंदे और ज्वाइन कर ले तो थोड़ी सी फील आ जाती है अच्छी वाली, बट उन्होंने आई थिंक वो चीज मिस कर दी। गोल्डबर्ग वहीं कार से निकलते हुए बैक स्टेज से होते हुए सीधा अरीना में एंटर करते हैं। गोल्डबर्ग वाले चैंट उनके लिए लग रहे थे, उनका म्यूजिक हिट होता है, और वो गोल्डबर्ग के चेहरे पे दिख रहा था कि आज भैया मैं कोई बात करने नहीं आया हूं, तूने मेरा कर दिया दिमाग गरम, आज तो होगी तेरी ठोक पिटाई बहुत अच्छे से। हमारा मैच होगा एसएनएमए में, आज पहले मैं तुझे मंडे नाइट रॉ में देखता हूँ। बिल्कुल आके जो है फेस टू फेस खड़े हो गए गुंथर के, और ये वो मूवमेंट्स होते हैं जो कि आजकल के शोज में काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, जो कि WWE को बनाने चाहिए। होली शिट के वहां पे चैंट लग रहे थे। गुंथर अभी बड़ा कैजुअल है, जैसे कि यार ठीक ही है, उन्होंने एक स्मर्क किया और उसके बाद वो ऐसे कुछ बोलने के लिए जाते हैं। गोल्डबर्ग ने ऐसे यहां से उठ के वो यहां तक आया था, पहले उन्हें झटके दे के हटा रहा है, चल कोई बोलने का मौका नहीं मिलेगा तुझे आज। और उसके बाद फिर गुंथर थोड़ा हो जाता है भाई क्या आज तो अलग ही बंदा
पसंद आ गया कुछ। गुंथर पंच करने के लिए जाते हैं, लेकिन पंच जो है गोल्डबर्ग ने गुंथर को कर दिया और वो लगा ऐसे, या फिर सेल ऐसा था गुंथर का कि जैसे कि उनको सही में जबड़ में बहुत बुरी तरीके से लगी है। इसके बाद गोल्डबर्ग मेजर करते हैं अपने उस आइकॉनिक स्पीयर के लिए, लेकिन गुंथर को लगा भाई आज ये बंदा थोड़ा पागल सही हो गया, पता नहीं क्या किया इसने, यहाँ से भागना सही रहेगा। और उसके बाद गुंथर वहां से दुम दबा के भाग जाते हैं और गोल्डबर्ग से रिंग में खड़े हुए थे और कहते हैं सिर्फ 5 डे, ऐसे स्क्रीम कर रहे होते हैं कि 5 डेज करके, क्योंकि उसके बाद जो है SNMA में इनका मैच होने वाला है। तो ये अच्छा WWE ने बनाया। सोचो इनका पूरे मैच की बिल्ड में एक ये चीज है जो कि ओ वाह ये क्या हुआ। अब चलो बातचीत भी ठीक है, लेकिन यार मुझे लगता है थोड़ा WWE आजकल मैचेस बनाने के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है, उसके बिल्ड के ऊपर इतना फोकस नहीं हो रहा है। तो ये अच्छा लगा। अब आई थिंक बहुत सारे लोग इस मूवमेंट की वजह से हाइप हो जाएंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर के मैच के लिए। शो का मेन इवेंट होता है पेंटा वर्सेस सेथ रॉलिंस, और इस मैच का मेन मुद्दा यही है कि अब इस मैच के फिनिशिंग जो सीक्वेंस है वो कैसे होंगे। सेथ रॉलिंस वो जो मॉक करते हुए फ्रॉग स्प्लैश लगाते बड़ा फनी सा लगा पेंटा को। इसके बाद पेंटा ड्राइवर के ऊपर किक आउट हो जाता है, बकल बॉम्ब उन्होंने मारा, लेकिन उसका मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर में जो काउंटर था वो भी बहुत जबरदस्त वाला था। बट एंड में सेथ रॉलिंस ने खेल लिया कि दिखाया ऐसे कि जैसे कि उन्होंने लो ब्लो नहीं किया है, लेकिन पेंटा को उन्होंने लो ब्लो कर दिया था और उसके बाद उन्होंने अपना स्टॉम्प लगा दिया, पिन करके फिर ये मैच जीत गए। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर आते हैं कि वो खेल अब जो है खत्म करने वाले हैं पूरी तरीके से पेंटा का, लेकिन LA नाइट आके मजे ले गया, क्योंकि जब तक वो दोनों बंदे आ रहे होते हैं तब तक पीछे से आके जो फिनिशर है BFT वो LA नाइट ने लगा दिया है सेथ रॉलिंस को। आज की मंडे नाइट रॉ को यार देखो मैं 3.75 स्टार की रेटिंग दूंगा। अच्छा बेस उन्होंने बना दिया था, लेकिन अगेन वो जो बहुत बड़े लेवल की चीजें हैं वो काफी ज्यादा लैक कर रही हैं रिसेंट के WWE के शोज में। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो भाई तो उसके लिए लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।